हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जो लोग इस वीडियो पे नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के लिए जो सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सीरीज़ चला रही हूँ, तो ये जो रहेगा वो आज का वीडियो सीटेट का जो अगस्त में 2023 में एग्ज़ाम हुआ था और ये पेपर 1 रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फ्रेंड की अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। देखिए एक शिक्षक को ऐसा जरूर कराना चाहिए कि अपने विद्यार्थियों को सुगम बनाने के लिए और उनको विविध परिस्थितियों से अवगत कराना चाहिए, विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। तो अभिकथन राइट है। कारण देखते हैं क्या है कि जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। तो देखिए इसमें अभिकथन और कारण दोनों ही सही है और इसकी एक दूसरे की जो व्याख्या भी कर रहे हैं। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होता है। ठीक है, देखिए इसमें ऑप्शन में पूछा गया है कि अधिगम का प्राथमिक जो लक्ष्य है वो कौन सा होता है। तो पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन में क्या है कि पहला है समालोचनात्मक चिंतन का विकास, और सेकंड है ऑप्शन है कि समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा, और ऑप्शन थर्ड है तथ्यों को रटना, और ऑप्शन 4 है यंत्रवत याद करने के पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट बनना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए यंत्रवत याद करना ये चीज़ें तो बिल्कुल ही निगेटिव वर्ड है, और जो तथ्यों को रटना ये चीज़ें सही नहीं है, और समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा ये भी सही नहीं है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए। ठीक है, पहला ये जो प्राथमिक लक्ष्य होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। और फ्रेंड अगर आप लोग ये वीडियो में है तो आप लोग प्लीज़ एक रफ और एक पेन लेके बैठिएगा, जिससे आप लोगों का आकलन हो सके कि आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से कितना आप लोग राइट 30 क्वेश्चन में से कर पा रहे हैं, कितना रॉन्ग कर रहे हैं, और उससे आप लोगों का एनालाइज होगा। और की चीज़ें जो वीडियो आप लोगों को जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है आप लोगों से सॉल्व, तो उसका आप लोग टॉपिक देखिए और टॉपिक देख के पढ़ के फिर उसके बाद ये क्वेश्चन पे करेंगे, तो ऐसे आप लोगों का तैयार होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता। तो ऑप्शन पर लेते हैं क्या विविधता होती है। को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि उनको अवरोध और बाधा के रूप में देखा जाना चाहिए, तो ऑप्शन फर्स्ट तो नहीं होगा। ऑप्शन सेकंड क्या है कि को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखना चाहिए। ऐसा तो थोड़ी है कि विद्यार्थियों के सीखने की शैलियों में उनको ध्यान में रखना ही नहीं चाहिए चीज़ें, ये भी गलत है। और ऑप्शन थर्ड क्या है कि को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना, ये सही है पहले, लेकिन आगे देख लेते हैं। आगे का ऑप्शन क्या है कि अपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों में एक रूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। देखिए एक रूपता नहीं लाया जाता है। देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और जो भी आप लोगों का डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसको पूछिएगा, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा क्या होती है। ऑप्शन फर्स्ट है कि तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है, और ऑप्शन सेकंड क्या है कि जटिल से सरल की ओर बढ़ती है, और ऑप्शन थर्ड क्या है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, और ऑप्शन फोर्थ है अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं जब उनकी अवधारणा जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती। कौन सी प्रक्रिया है कि जो अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है फ्रेंड। तो ऑप्शन फर्स्ट है गैर प्रासंगिकरण, और ऑप्शन सेकेंड है वैचारिकता, और ऑप्शन थर्ड है संगठन, और ऑप्शन फोर्थ है वर्गीकरण। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो अधिगम का प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है तो गैर प्रासंगिकरण है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। ठीक है, उनका जो कौशल है समस्या समाधान को बढ़ाने के लिए कौन सा सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के लिए अवसर देना चाहिए। ये सही बात है, लेकिन हम लोग ऑप्शन आगे पढ़ लेते हैं। ऑप्शन में क्या है, सेकंड में कि उन्हें समस्याओं को तैयार समाधान उपलब्ध कराना चाहिए। ये तो चीज़ें सही नहीं है, ये निगेटिव है। और ऑप्शन थर्ड क्या है कि स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना चाहिए। और जहाँ ये हतोत्साहित और निगेटिव वर्ड आते हैं ये चीज़ें गलत होती है। और कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको समस्याएं समाधान करवाने की कोशिश करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको मतलब हम समस्याओं से बचने के लिए कहें। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा 6 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। और देखिए फ्रेंड, जो लोग भी सीटेट का पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो क्वेश्चन को देख के घबराए नहीं। थोड़े लेंदी क्वेश्चन आते हैं, बड़े आते हैं, लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत आराम से और गहन तरीके से अगर पढ़ेंगे तो आप लोगों का ये जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा। और अगर घबराएंगे तो एग्ज़ाम हॉल में तो आप लोग ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत गहन तरीके से बहुत सोच समझ के क्वेश्चन पढ़ना होता है। इसका जो सीटेट का यही है कि आपका वर्ड का खेल होता है। अगर आप नहीं समझ पाए तो क्वेश्चन गलत कर देंगे और आपको ऐसा लगेगा कि चारों ऑप्शन में से चारों ही ऑप्शन सही है। हालांकि कभी कभी ऐसे होते भी हैं, तो वही चीज़ आप लोगों को पकड़नी है। ठीक है, और फर्स्ट ऑफ ऑल कि सबसे मस्ट होता है कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट आपका सबसे बेस्ट होना चाहिए। आपको टाइम देख के और उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो है वो करना चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। जैसे कि अगर आप लोग एक सब्जेक्ट का मतलब मान लीजिए सीडीपी लिए, सीडीपी का 30 क्वेश्चन आप टिक लगा लिए, तो उसका आप लोग ओएमआर शीट पे ज़रूर फिलअप कर दीजिए, उसके बाद ही आगे क्वेश्चन करिए। बहुत लोग का होता है कि वो आगे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि वो फिलअप नहीं कर पाते हैं ओएमआर में और उनका क्वेश्चन छूट जाता है। तो ऐसे ही कुछ ट्रिक है जो मैं आप लोगों से शेयर की हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट है एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर, और ऑप्शन सेकंड है आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, और ऑप्शन थर्ड है क्या है बच्चों के अधिगम पर शिक्षक के नियंत्रण पर, और ऑप्शन फोर्थ है सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर। तो इसका राइट ऑप्शन देखिए, जो अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है फ्रेंड, तो एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर। ठीक है, तो इसका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन दिया गया है। तो शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की प्रक्रिया भागीदारी और संलग्नता हो। और ये बात तो सही है कि जो शिक्षक को वो सार्थक वातावरण बनाना चाहिए और उसमें सभी बच्चों की जो भागीदारी है वो सक्रिय रूप से होना चाहिए। और कारण में दिया गया है कि सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो सही बात है कि सभी बच्चे क्या हैं कि आंतरिक रूप से सीखते हैं और सीखने में सक्षम भी होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सही इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, दोनों ए और आर दोनों सही है और एक जो आर है एक ही सही व्याख्या करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड कि लेव व्यगोस्की के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्या संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है फ्रेंड? तो ऑप्शन फर्स्ट है मानकीकृत पाठ्यक्रम, और ऑप्शन सेकेंड है सामाजिक
अलगाव और ऑप्शन थर्ड है मूर्त पुरस्कार और ऑप्शन फोर सहकर्मी सहयोग। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या होगा, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर इसका राइट हो जाएगा, सहकर्मी सहयोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है कि लेव वगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक क्या होता है। कि ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है कि बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका होता है। और ऑप्शन सेकंड क्या है कि विकासात्मक देरी का संकेत है। और ऑप्शन थर्ड है कि बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है। और ऑप्शन फोर्थ क्या है कि संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए जो लेव वगोस्की के सिद्धांत के अनुसार जो आंतरिक वाक होता है बच्चों के लिए अपनी जो सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका होता है। ठीक है, वो जो अपना सोच है वो नियंत्रित करते हैं आंतरिक वाक के अनुसार। तो इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट उसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है क्या कि फ्रेंड कि 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन प्याजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है। ठीक है, अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है और वो जो शर्ट है वो एक साथ बांधने में मदद करता है। तो उसकी जो जीन प्याजे का सिद्धांत है उनके अनुसार उस बच्ची की सोच क्या है, उसकी विशेषता क्या है, यही पूछा है फ्रेंड। तो ऑप्शन फर्स्ट है परिपकल्पित निगमनात्मक चिंतन। और ऑप्शन सेकंड है केंद्रीयन। और ऑप्शन थर्ड है पारगम्यतात्मक तर्क। और ऑप्शन फोर्थ है जीववादी चिंतन। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें जीववादी चिंतन होगा फ्रेंड। उसमें वो जीव समझ रही है कि ये जिंदा है। ठीक है, उसमें जो प्याजे का संज्ञानात्मक जो सिद्धांत है उस अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि शैशवावस्था में समाजीकरण की संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो देखिए ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि शैशवावस्था में समाजीकरण की अवस्थाएं हैं। तो पहली बात तो शैशवावस्था में जो इसकी अवस्थाएं होंगी वो देखिए इसमें ऑप्शन में देखिए माध्यमिक और तृतीयक और माध्यमिक। तो इसमें प्राथमिक। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो शैशवावस्था की होगा वो प्राथमिक ही होगा। और प्राथमिक के बाद जो आएगा समाजीकरण की जो माध्यमिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण होती है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। आप लोग ऐसे भी करके अपना क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है फ्रेंड कि लेव वैगोस्की के अनुसार क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है कि भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ठीक है, ये बात सही है, लेकिन हम लोग आगे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन सेकंड क्या है कि भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। ठीक है, जो भाषा विकास है और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र विकसित, ये चीज़ सही नहीं है, एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं रहते हैं। और ऑप्शन थर्ड क्या है कि सामाजिक कारण भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सामाजिक विकास को भी प्रभावित करते हैं और संज्ञानात्मक को भी। और ऑप्शन फोर्थ क्या है कि संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा, तीसरे का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए जो भाषा विकास है वो संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है फ्रेंड कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या है कि ऑप्शन फर्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक स्तर। और ऑप्शन सेकंड है कि पारंपरिक स्तर। और ऑप्शन थर्ड है उत्तर संक्रियात्मक स्तर। और ऑप्शन
फोर्थ है पूर्व पारंपरिक स्तर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए, जो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक जो सिद्धांत है वो 3 स्तर उन्होंने बांटा था, जिसमें से पूछा गया कि बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों का व्यवहार करना चाहिए। वो किस स्तर में आएगा फिर? तो ये जो है वो पारंपरिक स्तर में आएगा। ऑप्शन सेकेंड इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन दिया गया है। तो अभिकथन में है कि शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। बात राइट है। और कारण क्या है कि सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो इसका देखिए जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए और आर दोनों ही राइट है और सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड कि अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? ठीक है, जो अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से करना। और ऑप्शन सेकेंड है कि विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। और ऑप्शन थर्ड क्या है कि उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। और ऑप्शन फोर्थ क्या है कि विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना। ये चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है, ग्रेड देना और मूल्यांकन करना। देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, जो कि विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि किस आयु के में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिसमें शब्दों का खेल शामिल हो? तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, 3 वर्ष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। क्या की है कि फर्स्ट ऑप्शन है केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए। और ऑप्शन सेकेंड क्या है कि आनुवंशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर। और ऑप्शन सेकेंड क्या है कि सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से। और ऑप्शन फोर्थ क्या है कि नारीवादी दृष्टिकोण से। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर इसका राइट हो जाएगा, नारीवादी दृष्टिकोण से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है फ्रेंड कि जिन प्याजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की अपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 18 का डी हो जाएगा, सॉरी 19 पढ़ रहे थे ना, 19 का देखिए हो जाएगा केंद्रीकरण। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है फ्रेंड कि प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है फ्रेंड? आप लोग को पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है विसर्जन, और ऑप्शन सेकेंड है त्वरण गतिवर्धन, और ऑप्शन थर्ड है विभेदित निर्देशन, और ऑप्शन सेकेंड है फोर्थ है संवर्धन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग भी कमेंट करिए और मेरे साथ आप लोग भी इसको सेट लगा रहे हैं। मैं यही आशा करती हूँ कि आप लोग भी अपना आंसर दे रहे होंगे।
तो देखिए जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं, बच्चों की जो शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें जो सामान्य से तीव्र गति को पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, वो क्या कहलाता है? तो देखिए इसमें जो इसका ऑप्शन है वो इसी में छुपा हुआ है। देखिए जो तीव्र गति से कराएगा वो गतिवर्धन हो जाएगा। ऑप्शन सेकेंड इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिस्ग्राफिया। देखिए आप लोग जानते होंगे कि ये जो डिस्ग्राफिया और डिस्लेक्सिया ये सब चीज़ें क्या होती हैं, आप लोग पढ़े होंगे। तो देखिए क्या दिया गया है कि डिस्ग्राफिया क्या है। ऑप्शन फर्स्ट क्या है कि एक मनोवैज्ञानिक विकार है जो जिसकी विशेषता ध्यान का अवधान और आवेगशील व्यवहार है। ठीक है, ये ऑप्शन दिया गया है। और ऑप्शन सेकंड क्या है कि एक तांत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। ये चीज़ें तो सही है, लेकिन ऑप्शन पढ़ लेते हैं और आगे क्या दिया गया है कि एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना। और ऑप्शन फोर्थ क्या है कि एक गति युक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशीय बाधिता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। देखिए इसको क्या होता है कि अक्षरों और आकारों में बनाने में कठिनाई होता है, इसमें लिखने में, तो डिस्ग्राफिया कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड कि शिक्षकों जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे क्या। ऑप्शन फर्स्ट है कि पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, और ऑप्शन सेकेंड है कि विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, और ऑप्शन थर्ड है कि अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, और ऑप्शन फोर्थ है कि विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा 22 का? तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, विविधता को एक बाधा के रूप में देखिए। ये चीज़ें सही नहीं है और ये तीनों ही राइट है, तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। ए और फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों ही राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश दिया गया है, क्या है खाली जगह पे, और प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास प्रकार की बुद्धि का मात्रा अधिक होता है। देखिए हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि का जो सिद्धांत है वो बुद्धि को 8 प्रकार के भागों में बांटे हैं। तो जिसमें से आपको पूछा गया है कि जो दर्शन शास्त्री के पास कौन सी बुद्धि होती है और मूर्तिकार के पास की बुद्धि का मात्रा अधिक होता है। तो इसका देखिए जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो दर्शन शास्त्री होते हैं अंतर्वैयक्तिक होते हैं और जो मूर्तिकार होते हैं वो भाषिक होते हैं। ठीक है, इसका जो राइट दिग्स्थान होते हैं, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। ठीक है, निम्नलिखित में से जो स्वलीनता वाले जो विशिष्ट विशेषता कौन सी है क्वेश्चन में दिया गया है फ्रेंड। तो ऑप्शन फर्स्ट है संवाद कौशलों का उच्च स्तर, और ऑप्शन सेकेंड है बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार, और ऑप्शन थर्ड क्या है कि कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेय क्षमता, और ऑप्शन फोर्थ क्या है कि उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 24 का बी, इसका बार बार दोहराव और आवृत्ति व्यवहार। ठीक है, विशिष्ट विशेषता होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है। तो कौन सा स्थूल गतिक कौशल है फ्रेंड? तो ऑप्शन फर्स्ट है एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना, और ऑप्शन सेकेंड क्या है कि एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना, और ऑप्शन थर्ड है कि बुनाई, और ऑप्शन फोर्थ है तैरना। तो देखिए स्थूल गतिक और सूक्ष्म गतिक आप लोग पढ़े होंगे। अगर हम लोगों कोई काम कर रहे हैं उसमें ज़्यादा हम लोगों का बॉडी का प्रेशर लगता है या फिर हार्ड तरीके से किया जाता है तो उसको स्थूल किया जाता है, और जो सूक्ष्म होता है वो मामूली होता है, माइनर होता है। जैसे अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो वो
सूक्ष्म गति होगा, और जब हम दौड़ रहे हैं तो वो स्थूल गति होगा। तो देखिए इसमें तैरना जो हो जाएगा ये एक स्थूल गति होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 है फ्रेंड। देखिए अगर आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि आप लोगों को सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा कि आप लोग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लीजिए, और आप एकदम ही सिलेबस वाइज ही चलिए, क्योंकि जो सीटेट का एग्ज़ाम है इसका एकदम क्लियर कट होता है कि आप लोग का सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आएगा। एक आध दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं वो रहेगा, लेकिन जो है कि जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहेगा, चाहे वो ईवीएस हो या फिर मैथ हो या फिर हिंदी हो या फिर जो संस्कृत हो या फिर आपका ये जो सीडीपी का क्लास है ये हो। सारे ही क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर के रिपीट भी क्वेश्चन आते हैं सेम टू सेम। तो आप लोगों को जो है अगर आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और आप लोग क्लियर करना चाहते हैं तो आप लोग इस बात को हल्के में मत लीजिएगा कि हम लोग इसका प्रीवियस ईयर ना करें। बहुत लोग होते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप लोग प्रीवियस ईयर का उसका सॉल्व करिए हर एक सब्जेक्ट का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि भौतिक वृद्धि और विकास के और सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो क्या पालन करते हैं फ्रेंड, 26 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा। तो देखिए ये जो विभेदीकरण सरल से जटिल, एकीकरण जटिल से सरल, ये होगा। या फिर सेकेंड ऑप्शन है समीपस्थ अवरोही और शीर्षगामी आंतरिक से बाहरी, और ऑप्शन थर्ड क्या है कि एकीकरण सरल से जटिल, विभेदीकरण जटिल से सरल, और ऑप्शन फोर्थ क्या है शीर्षगामी अवरोही समीपस्थ आंतरिक से बाहरी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 26 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ये अवरोही और आंतरिक से बाहरी होगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि फ्रेंड प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है। क्या है वृद्धि और सोच, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है। देखिए आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है कि प्रारंभिक जो बाल्यावस्था होती है उसमें क्या दिया गया होता है कि वृद्धि स्थिर होती है और सोच कुछ हद तक आत्म केंद्रित होते हैं, और जबकि बाल्यावस्था में धीमी होती है और सोच तार्किक होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट चेक करिएगा। मैं सारे ही जो सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर करा रही हूँ, चाहे वो हिंदी हो या फिर ईवीएस हो या फिर ये संस्कृत सीडीपी हो, मैं सारे का करवा रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग जाके प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे मेरा वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को ऐसे ऐसे वीडियो ही आप लोगों के पास आ सके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, कौन सा एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा विचार है फ्रेंड। ऑप्शन फर्स्ट क्या है कि कक्षा की शुरुआत से प्रक्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसी बदली है, और सेकंड क्या है कि आप प्रक्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं, और ऑप्शन थर्ड क्या है कि वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है, और ऑप्शन फोर्थ क्या है कि क्रिया की परिभाषा क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा जो इसमें दिया गया है कि जिसमें विद्यार्थियों को अपने सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो देखिए कक्षा की शुरुआत से ही क्रियाओं के उपयोग के बारे में अपनी जो आपकी समझ कैसे बदलती है। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 है क्या फ्रेंड है कि निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। ठीक है, कौन सा विफलता के लिए आंतरिक कारण का एक आरोपण का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। आंतरिक कारण का एक उदाहरण, आरोपण का एक उदाहरण है फ्रेंड। और ऑप्शन सेकेंड क्या है कि शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले।
और ऑप्शन थर्ड क्या है कि मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। और ऑप्शन फोर्थ क्या है कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। तो देखिए इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या होगा, आप लोग इसका राइट ऑप्शन बताइएगा कि क्या होगा। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। निम्नलिखित कथनों पर देखिए, यही अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन दिया गया है। अभिकथन है कि बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौनों के रूप में चुनती हैं, क्योंकि जबकि लड़कों का कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। ये बात तो सही है कि ऐसा होता है कि जो लड़कियां हैं वो गुड़िया और ऐसे जो घर की चीज़ें होती हैं ये सब चीज़ें लेना पसंद करती हैं, और जो लड़के होते हैं वो कार गन ये सब चीज़ें लेना पसंद करते हैं। और कारण में क्या है कि बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उनके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है ये दोनों ही व्याख्या इसका सही कर रहा है, और इसका जो फर्स्ट और ऑप्शन आर ए और आर दोनों ही राइट है, और इसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और यूज़फुल रहेगा आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा, जैसे कि आप लोगों को ऐसे वीडियोस जा सके। और आप लोग स्टडी करते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऐसे ही वीडियो पे चैनल पे बने रहिएगा। मैं आप लोगों के लिए ये सीरीज़ पूरा ही कंप्लीट कराऊंगी, जितना भी पिछले साल का में एग्ज़ाम हुआ है तो मैं पूरा ही करवाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड, धन्यवाद।